अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कुद्दुस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस एनालिसिस करता हूँ। इस वीडियो में मैंने सोचा है कि क्यों ना आज से मैं सीरीज़ का आगाज़ करूँ, जिसमें मैं रोज़ आपको एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊँ, जिसमें मैंने खुद इन्वेस्टमेंट किया है। एक तो आपको ये बताऊँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट क्यों की है और दूसरा क्या उसमें मुझे प्रॉफ़िट हुआ है या लॉस हुआ है। तो आज इस वीडियो के आखिर में जाके मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको डिटेल से गाइड करूंगा। लेकिन सबसे पहले मार्केट का थोड़ा सा जायजा लें तो अभी भी आपको कल जैसे सिनेरियो था, कल सैंडबॉक्स और माना जो मेटावर्स प्रोजेक्ट्स थे, वो आपको उनकी प्राइसेस अप्रिशिएट होती नजर आ रही थी। मोबॉक्स की प्राइस को अब दोबारा थोड़ा सा मोमेंटम मिला है। ये $6 की रेंज में ट्रेड हो रहा था कल, लेकिन अभी आज फिर $60.50 के ऊपर इसकी वैल्यू गई है। फिर प्रॉफिट जो है वो कैश आउट होना शुरू हो गया और प्राइस जो है वो फिर $60.20 पे आ गई है। इसी तरह मैटिक की प्राइस भी और ईएनएस की, ये सारी आपको नजर आ रही है। लेकिन अगर आप सैंडबॉक्स में देखें, सैंडबॉक्स जो है वो बहुत सरप्राइज कर रहा है। ये देखें, कल जब मैंने बुलेटिन बनाया था तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये इसकी ऑल टाइम हाई के ऊपर मैंने बना के तो आपको गाइड किया था कि कितना ये ऑलमोस्ट 600 गुना इसकी प्राइस में इजाफा हुआ है पिछले 30 दिनों में। अभी जनाब मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूं तो एक और बड़ी कैंडल बना रहा है और ये इसकी प्राइस जो है वो अच्छी खासी ऊपर जा रही है। अब सैंडबॉक्स की प्राइस ऊपर क्यों जा रही है वो जानना आपको बहुत जरूरी है अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। सैंडबॉक्स भी यूं आप समझ लें कि एक तो मेटावर्स प्रोजेक्ट है जिस वजह से इसको बूम मिला हुआ है और मेटावर्स की चूंकि मार्केट में हाइप है तो इस वजह से इसकी प्राइस को बूम आ रहा है। दूसरा एक इवेंट हो रहा है इनका, ये अल्फा रैफल इवेंट एक हो रहा है जिसमें जो कि स्टार्ट होगा 29 नवंबर को स्टार्ट होगा और 20 दिसंबर तक ये इवेंट जो है वो खत्म होगा। उसमें क्या होगा कि जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो हर जो सैंडबॉक्स प्लेयर है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बल्कि उनको अल्फा पास, जिसके पास अल्फा पास होगा वो अगर गेम में पार्टिसिपेट करेगा, इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको रिवार्ड के तौर पे 1000 सैंड जो टोकन है वो साथ मिलेंगे और साथ 3 NFTs भी मिलेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, ये है क्या, ये और माना, ये दोनों मेटावर्स के प्रोजेक्ट हैं। दोनों की प्राइसेस आप ये देख रहे हैं इस वक्त, फिर ये दोबारा रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कल ये इस रेजिस्टेंस को इसने टच किया फिर नीचे आ गया। लेकिन अभी माना की प्राइस यानी डिसेंट्रलैंड का जो टोकन है उसकी प्राइस इस वक्त अपने नेक्स्ट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है। तो मैंने आपको कहा था, कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके अगली कैंडल, यानी कल इसने इस कैंडल जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक नहीं किया था, फिर नीचे आ गया था। आज ये इसने ब्रेक कर दिया है। अगर तो ये अगली कैंडल यानी कल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर कल तो कैंडल इस रेजिस्टेंस से ऊपर बनती है तो इसका मतलब यह है कि ये माना की प्राइस की सपोर्ट बन जाएगी $4.23। तो आप इस यहां पे आप बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं। तो माना की प्राइस जो है जैसे दीगर जो मेटावर्स क्रिप्टो करेंसीज है उनकी तरह इसकी प्राइस भी ऊपर जा सकती है। लेकिन सबसे पहले सैंडबॉक्स और माना, इन दोनों के आप देखें, डिसेंट्रलैंड का जो टोकन है इनकी प्राइसेस ऊपर क्यों जा रही हैं। देखिए, ऑक्सी इन्फिनिटी ने जैसे पूरी एक तरह क्रिप्टो मार्केट को सरप्राइज किया, कैसे उसकी जो टोकन की प्राइस थी कुछ डॉलर लाइक लाइक $20-25 से एकदम उसकी प्राइस जो है $160 पे चलेगी। और कैसी पॉपुलैरिटी, जो गेम कुछ लाख लोग प्ले किया करते थे, कोई 2 4 5 लाख लोग, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 20 लाख लोग रोज वहां से गेम प्ले करके अपना अपना रोजगार का सिलसिला उधर से चलाया हुआ है। क्योंकि ये प्ले टू अर्न गेम्स हैं और साथ साथ फन भी है, एंटरटेनमेंट भी है। अब इन दोनों दोनों का एक्चुअली ऑक्सी इन्फिनिटी के साथ कंपटीशन है। ऑक्सी इन्फिनिटी एक सेंट्रलाइज आप कह सकते हैं, वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो वो एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसको ऑक्सी इन्फिनिटी के डेव्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। द सैंडबॉक्स, द माना या इस तरह की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मेटावर्स से रेलिवेंट है, खसूसन मैं आपको द सैंडबॉक्स की और माना की आपको बात बताता हूँ कि ये एक डाओ सिस्टम है, यानी इनके पीछे कोई डेव सिस्टम नहीं है जो डिसीजन मेकिंग करता हो। आप पिछले दिनों देख रहे होंगे, अगर आप ऑक्सी इन्फिनिटी वगैरह में इंटरेस्ट लिया हुआ है या आप उसमें इन्वेस्टमेंट की होगी आपने, तो आपने देखा होगा कि वो ऑक्सीज जो है वो बैन करते जाते हैं, कभी कोई पॉलिसी ले आते हैं अपनी सप्लाई को, डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। एसएलपी टोकन चूंकि वो गेम प्ले करके उसकी मिंटिंग होती है, तो वो अपनी इकोनॉमी को मेंटेनेंस करने के लिए जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो ऑक्सी इन्फिनिटी की टीम है जो कि करती है। लेकिन सैंडबॉक्स और माना
जो है चूंकि वो डाओ है, डाओ क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। यानी हर वो बंदा जो सैंडबॉक्स के टोकन को बाय करेगा, जो माना के टोकन को बाय करेगा, कल को अगर द सैंडबॉक्स या माना डिसेंट्रलैंड से मुतल्लिक अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई पॉलिसी चेंज लाना है, तो उसके लिए कोई खास टीम नहीं करेगी, बल्कि हर वो टोकन होल्डर जिसके पास सैंड टोकन होगा, जिसके पास माना टोकन होगा, वो भी उसमें गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस वजह से इसकी प्राइसेस में मुझे बड़ा बूम, ये देखें देखते ही देखते कैसे प्राइस ऊपर शूट कर रही है। कहाँ ये मैंने जब स्टार्ट किया था तो $6.40 के पास आया। इस वक्त जब मैं बोल रहा हूं तो तकरीबन $6.82 पे इसकी प्राइस जो है वो शूट कर रही है, साथ साथ माना भी आपको शूट करता नजर आ रहा है। तो ये मेरी मेरी नजर में जो मेजर पोटेंशियल है इसका, और इस वजह से शायद जैसे ऑक्सी इन्फिनिटी की जो प्राइस है वो 20, 25, 30 डॉलर से एकदम एक एक $160 पे चलेगी, शायद सैंडबॉक्स की प्राइसेस भी जो है वो टू फिगर्स थ्री फिगर्स में चली जाए। टू फिगर्स में तो सिंगल फिगर में तो ऑलरेडी है, तो फिर ये पहले टू फिगर में जाएगी। अगर इसी तरह मेटावर्स की हाइप रहती है तो शायद ये थ्री फिगर तक भी, यानी $100 से भी ज्यादा जाए। अब ये इस साल के एंड तक जाती है या अगले साल के एंड तक, इट ऑल डिपेंड के मार्केट का रुझान कैसे रहता है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं जी। ये एक मेरे फॉलोअर हैं, मैंने आज बिटकॉइन और इथीरियम वगैरह को डिस्कस तो नहीं करना था, लेकिन उसने मेहनत की, उसने एक चार्ट बना के मेरे साथ शेयर किया दोस्तों के लिए। उस्मान शफी उसका नाम है। ट्विटर पे इसने मुझे ये चार्ट सेंड किया है। ये कहता है सर मेरा एनालिसिस जो है वो शेयर करें आप दोस्तों के साथ। तो इसके चार्ट के मुताबिक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और जो कि एक तरह का बुलिश साइन है। तो अगर मार्केट इसी तरह चार्टिंग के ऊपर चलती है तो उसकी नज़र में होपफुली होपफुली इथीरियम की प्राइस जो है वो आने वाले वक्त में, ये देख रहे हैं यहाँ पे इथीरियम की प्राइस जो है यहाँ से रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे, यहाँ पे रिस्पेक्ट करके फिर उसकी प्राइस ऊपर चले गई है। तो अगर ये ऊपर ही जाती है प्राइस तो होपफुली होपफुली हम इथेरियम की प्राइस आने वाले वक्तों में $5,000 को टच होता लाजमी देखेंगे। ऑलरेडी मेरा ख्याल है ये $4900 तक तो शायद ये इसका ऑल टाइम हाई बन चुका है। तो अभी इसने दोबारा मोमेंटम पकड़ना है, देखते हैं अभी मार्केट ऐसे मूव होती है या नहीं। आगे आते हैं न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले जो कल काफ़ी ज़्यादा एक ठग ऑफ वार या एक टसल चलती रही दुनिया के 2 बड़े अमीर लोगों के दरमियान। एक साइड पे इलन मस्क जैसी पर्सनैलिटी थी जो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, और दूसरी साइड पे दुनिया का अमीर तरीन एक्सचेंज सर्विस बाइनांस का सीईओ। हुआ कुछ यूं कि डोज कॉइन के जो होल्डर्स है, बाइनांस पे अक्सर आप जाते हैं तो बाइनांस पे आपको टेक्निकली फ्रैंकली स्पीकिंग हो कि मैं बाइनांस का एफिलिएट मार्केटर हूं, लेकिन इसके बावजूद बाइनांस के अंदर बहुत से ग्लिचेस है। आप अगर पी टू पी पे जाते हैं और अगर आप किसी से क्रिप्टो करेंसी बाय और सेल करते हैं और इस दौरान आपने एक दूसरे को मैसेज करने होते हैं पी टू पी पे, तो आपके मैसेज तक डिलीवर नहीं होते। और इसके अलावा और बहुत ज्यादा ग्लिचेस हैं। अगर आपने कोई विड्रॉवल करनी होती है तो विड्रॉवल सस्पेंडेड आ जाता है। तो इसी तरह का कुछ इश्यू था कि डोज कॉइन की जो विड्रॉवल थी वो थोड़ी सी वहां पे ग्लिचेस आए, और उसकी वजह से इलन मस्क ने ट्वीट किया कि बाइनांस के जो यूजर्स हैं डोज कोइन के, उनको इश्यूज आ रहे हैं, तो साउंड्स लाइक अ शेडी शेडी बिजनेस। तो उस पे जनाब बड़ा रिएक्ट किया सीजी ने। तो सीजी ने जनाब आगे उसको टेस्ला के जो ग्लिचेस हैं वो गिनवाने शुरू कर दिए उनकी गाड़ियों के, कि ये इशू बन गया वो इशू बन गया। तो कल भी अच्छा खासा इसमें डिबेट होती रही सोशल मीडिया पे, और बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज हैं क्रिप्टो मार्केट की वो भी अच्छा खासा इसको एंजॉय कर रही थी इन दोनों की गुफ्तगू पे। तो अच्छा हुआ कुछ यूं कि जो इनका ग्लिच था, जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसमें जो विड्रॉवल थी कुछ ऐसे लोगों को क्रेडिट हो गई जिनके पास बैलेंस ही नहीं था। उनको ऑलरेडी जो पुरानी उन्होंने विड्रॉवल लगाई हुई थी, सेम वही विड्रॉवल जो कि अकाउंट से उनके वॉलेट से निकल चुके थे, लेकिन वो दोबारा उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। खैर ये तो खैर प्रॉब्लम जो है मेरा ख्याल है उन्होंने सॉल्व कर दिया बाइनांस ने। अच्छा, आगे ये एनीमोका ब्रांड्स नाम की ये गेमिंग में दिलचस्पी लेने वाले यूं समझ लें वीसी है, वेंचर कैपिटलिस्ट। इन्होंने $18 मिलियन की फंड रेजिंग की है, क्योंकि वो एवोकाडो गिल्ड, गिल्ड क्या होता है कि यूं समझ लें कि नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं जो कि एक तरह की काउंसलिंग करते हैं किसी खास एक्टिविटी के लिए। तो ये एवोकाडो गिल्ड क्या करता है कि ऑक्सी इन्फिनिटी या इसके अलावा जो प्ले टू अर्न दूसरी गेम्स हैं, उनमें जो ऐसे लोग जो कि गेम खेलना चाहते हैं लेकिन उनके पास सरमायाकारी नहीं होती, तो ये इस तरह की जो एनिमोका ब्रांड्स और एवोकाडो गिल्ड है, ये उनको सरमायाकारी ना सिर्फ करवाते हैं, यानी उनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बल्कि उनको गेम प्ले कैसे करनी है उसकी ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं। ये मैं न्यूज़ आपके साथ मेरे दोस्तों भाइयों क्यों शेयर कर रहा हूँ? मैं इस वजह से शेयर कर रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास सरमायाकारी के लिए पैसे हैं,
अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो मैं आपको कहूँगा प्ले टू अर्न जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अच्छी तरह स्टडी करें। और ऐसे लोग क्योंकि आने वाले वक्तों में जो प्ले टू अर्न गेम्स हैं उनका रुझान ये होगा कि आप उन वहां पे एनएफटीज को बाय करें, इन गेम एसेट्स को बाय करें और उसके बाद गेम प्ले करके वहां से आप अर्निंग करें। अब बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं, कॉलेज गोइंग हैं, जो कि या वैसे जॉबलेस हैं, उनके पास सरमायाकारी के लिए पैसे नहीं है लेकिन उनके पास टाइम होता है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, जैसे आप स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज छोटे-मोटे सेटअप लगाते हैं अपने दूसरों के घर का चूल्हा जलाने के लिए और अपना भी सरमाया या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी बजाय इसके आप ट्रेडिंग करें या रिस्की क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करें, आप इस तरह भी अपना एक साइड बिजनेस रन कर सकते हैं। जैसे ये एवोकाडो गिल्ड है, मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट करके देते हैं, जो प्लेयर्स हैं गेम प्ले करना चाहते हैं, बल्कि वो उनको गाइड भी करते हैं। तो इस तरह अपनी एक छोटी-सी टीम बनाएँ, पहले तो खुद अर्न करें ना, जैसे ऑक्सी इन्फिनिटी है। ऑक्सी इन्फिनिटी के ऊपर मैंने खुद इन्वेस्टमेंट किया है और साथ मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, जितने लोगों को मैंने इन्वेस्टमेंट करके गेम प्ले करने के लिए अपॉर्च्युनिटी दी है, उन सबको कहा है कि एक-दूसरे की हेल्प करें, एक-दूसरे को गाइड करें। तो इस तरह अगर आपके पास सरमायाकारी है, तो आप जो जितने प्ले टू अर्न क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनको अच्छी तरह स्टडी करें। इस वक़्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी नज़र में जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसमें मैंने पर्सनली खुद भी इन्वेस्टमेंट किया है, वो है ऑक्सी इन्फिनिटी। इसके अलावा भी कोई अच्छे-अच्छे प्रोग्राम आएँगे, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऑक्सी इन्फिनिटी की सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लग रही है, वैसे तो अब जितनी प्ले टू अर्न गेम्स हैं, वो भी अच्छी हैं अपनी तरफ से, लेकिन उनमें है ज़्यादातर जो प्लेयर वर्सेस एनवायरनमेंट, यानी आप कंप्यूटर के साथ गेम प्ले करते हैं, वहाँ से आप अर्निंग करते हैं। लेकिन ऑक्सी इन्फिनिटी का जो प्लेयर वर्सेस प्लेयर वाला एनवायरनमेंट है, वो मुझे बहुत जेन्युइन लगा है कि आप जेन्युइनली आपके पास सिर्फ स्किल्स होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, के साथ अगर आप गेम प्ले करेंगे, तो आप अर्निंग कर सकेंगे और वो जेन्युइन मेरा ख्याल है एक तरह का बिज़नेस रन हो सकता है। तो ये मेरे दोस्तों भाइयों, इस वजह से आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप अपने इर्द-गिर्द अपने कुछ नहीं तो अपने जो रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आप समझते हैं बेचारे बेरोज़गार हैं या उनकी पॉकेट मनी का कोई सिलसिला आप करना चाहते हैं, तो आप उनको इन्वेस्टमेंट करके दे दें। जितनी वो अर्निंग करेंगे उसमें से 50% आप रख लीजिएगा, 50% वो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो इस तरह भी आप रोज़गार का एक सिलसिला चला सकते हैं। मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले वक़्तों में बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सरमायाकारी करेंगे, इसी तरह के गिल्ड बिल्ड करेंगे, अपने गिल्ड बनाएँगे, कम्युनिटीज़ बनाएँगे जो आगे ममालिक के अंदर जहाँ पे बेरोज़गारी है, जैसे हमारे मुल्क में खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा किया था। तो आने वाले वक़्तों में ये प्ले टू अर्न वाला एनवायरनमेंट जितना ज़्यादा पॉपुलर होता जाएगा, ये नौकरियों वाला तो कोई इश्यू ही नहीं है और लोगों को नौकरियाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है। घर बैठ के अपनी डिवाइसेज़ के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर आप अर्निंग कर सकते हैं। कैसे? साथ-साथ गेम भी प्ले करके साथ-साथ फन भी ले सकते हैं। अगली न्यूज़ है जी, स्ट्रेट एक्स ने इंडोनेशियन रुपी का स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। ये मैं न्यूज़ आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ और एक और इंटरेस्टिंग बात इस न्यूज़ में कि इंडोनेशिया में उनकी जो स्टॉक मार्केट्स हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट कम और क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। ये मैं इस वजह से मेरे दोस्तों भाइयों कह रहा हूँ। पाकिस्तान का भी पिछले दिनों मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ग्लोबल इंडेक्स अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मेरा ख़्याल है तीसरा एशिया में मेरा ख़्याल है तीसरा बड़ा मुल्क है और अगर ग्लोबली देखा जाए तो मेरा ख़्याल है 13वां 14वां बड़ा मुल्क है जहाँ पे क्रिप्टो मार्केट की अडॉप्शन हो रही है। अब चूँकि हमारे यहाँ कोई इस तरह का स्टैटिस्टिक्स कोई सर्वे वगैरह नहीं किया जा रहा, कोई डाटा कलेक्ट नहीं किया जा रहा। मेरा मानना ये है कि हमारे यहाँ भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम और क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। सिर्फ़ चूँकि यहाँ रेगुलेशंस की इश्यूज़ हैं, हमारे कंट्री में अभी तक कोई डिसाइड नहीं हो रहा स्टेट लेवल पे कि इसको कैसे आगे लेके चलना है। तो इस वजह से लोग दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। अदरवाइज़ मेरा मानना भी यही है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है बनिस्बत हमारी स्टॉक मार्केट के। अब मैं ये न्यूज़ आपके साथ क्यों शेयर करने लगा हूँ? मेरे दोस्तों भाइयों, जैसे मैंने पिछले दिनों कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को अपना एक सीबीडीसी लॉन्च करना चाहिए। उस सीबीडीसी के ऊपर अगर पाकिस्तानी हुकूमत उसी ब्लॉकचेन के ऊपर अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दे पाकिस्तानी रुपये के अगेंस्ट और उन स्टेबल कॉइन को जो भी पाकिस्तान में एक्सचेंज काम करना चाहती है, वो बाइनांस है, कॉइनबेस है या दीगर जितनी एक्सचेंजेज़ हैं, जो पाकिस्तानियों को एक्सचेंज की सर्विसेज़ देना चाहती हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान उनको फ़ोर्स करे कि वो हमारा पाकिस्तानी रुपये वाला स्टेबल कॉइन यूज़ करे ताकि जब पाकिस्तानी आपके प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेडिंग करे, तो उसको इस तरह यूएसडीटी जैसे रिस्की स्टेबल कॉइन पे इन्वेस्टमेंट सेव करने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी उन्होंने बिटकॉइन से जो स्टेबल कॉइन में इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, तो वो अपने स्टेबल को यूएसडीटी की बजाय
BUSD की बजाय या और किसी स्टेबल कॉइन के बजाय जो हमारा पाकिस्तानी स्टेबल कॉइन होगा उसमें कन्वर्ट करें। और उसके बाद यहां से एक तो ये है कि ये भी ट्रेस आउट हो जाएगा कौन कितना कमा रहा है। इस तरह गवर्नमेंट को बड़ी सहूलत मिलेगी टैक्स कलेक्शन के लिए। और ये अच्छा खासा, ये मैं एक और आपके साथ इसी हवाले से न्यूज़ शेयर करूँगा। रशिया, आपको पता है मिड मई में जब क्रैश क्रैश आया मई और जून में, चाइना ने सारे माइनर्स को भगा दिया वहाँ से। तो उसकी बड़ी तादाद जो थी, कहा ये दार जा रहा है कि तकरीबन 20 लाख में से 2 लाख माइनिंग जो मशीनें हैं, वो रशिया का रुख कर गई। उसके बाद फिर नंबर आता है कज़ाकिस्तान का, फिर आता है अमेरिका का। अब मैं आपके साथ न्यूज़ इस वजह से ये वाली शेयर कर रहा हूँ क्योंकि रशिया जो है ये एनवायरनमेंट देके जिसके अंदर लोग माइनिंग सेटअप लगाएँगे, क्रिप्टो के हवाले से एक्सचेंजेस वगैरह लॉन्च करेंगे या और बिज़नेसेस लॉन्च करेंगे, उससे तकरीबन सालाना $4 बिलियन का जो है रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो मेरे दोस्तों भाइयों, अगर हुकूमत पाकिस्तान भी ये एफएटीएफ के खौफ से बाहर निकले, क्या सारी दुनिया जहाँ पे क्रिप्टो मार्केट्स ऑलरेडी काम कर रही हैं, वहाँ एफएटीएफ का खौफ नहीं है? क्या एल साल्वाडोर को आईएमएफ का खौफ नहीं है? क्या एल साल्वाडोर जो है वो बगैर कर्ज के चल रहा है? वो भी तो कर्जे के नीचे है। तो हमें आईएमएफ या दीगर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इदारे हैं उनसे खौफ नहीं करना चाहिए। हमें वो पॉलिसी बनानी चाहिए जो हमारे मुल्क को कौम के फायदे के लिए हो। ठीक है? तो आगे चलते हैं। आगे न्यूज़ है जी कार्डानो से मुतल्लिक। कार्डानो ने अपने ब्लॉक साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ किया है 12.5% जो कि बनता है तकरीबन 8 केबी का जो ब्लॉक साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा। अब जो उनका टोटल ब्लॉक साइज़ है वो है 72 केबी, यानी 72 ब्लॉक क्या होता है? आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। चूँकि इसका नाम ही ब्लॉकचेन है, यानी जितनी इन्फॉर्मेशन यानी ट्रांज़ैक्शंस सेव होती हैं लेजर के अंदर, डिजिटल लेजर के अंदर, वो ब्लॉक्स की सूरत में होती है। तो एक ब्लॉक जितना बड़ा होगा, उतनी ज़ाहिर बात है उसमें ट्रांज़ैक्शन जो है सिमट सकती हैं, उतनी उसमें ट्रांज़ैक्शंस आ सकती हैं। तो ब्लॉक साइज़ बढ़ने से कार्डानो के अंदर जो चीज़ें अपडेट्स हो सकती हैं, वो एक तो ट्रांज़ैक्शन स्पीड उससे बढ़ जाएगी। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा जब डाटा आएगा तो थ्रूपुट जो होता है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और दूसरा, कैपेसिटी जो है प्रोवाइडिंग ग्रेटर कैपेसिटी फॉर इट्स यूज़र, तो यूज़र्स को इस डाटा ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होने की वजह से यूज़र कैपेसिटी भी जो है इसकी इंक्रीज़ होगी। ठीक है? तो ये कार्डानो की प्राइस अगर देखा जाए तो फंडामेंटली तो कार्डानो बहुत स्ट्रॉन्ग होता आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अगर उसको आप चार्ट पे देखें तो आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ कि जब कभी भी मार्केट जो है ऐसे प्रोजेक्ट जो कि सॉलिड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनकी वर्थ होती है और आने वाला उनका मुस्तकबिल होता है, तो उन वो प्रोजेक्ट जब कभी भी किसी खास वजूहात की वजह से, बेशक वो अननोन है या नोन है, अगर किसी वजह से उनकी प्राइसेस डाउन होती है, तो उसको आप शॉपिंग टाइम समझे। तो आपने अगर कार्डानो में अभी तक बाइंग नहीं की है, अगर आपने बाइंग की है ऊपर नीचे, तो आप डरे घबराए नहीं। कुछ टाइम लग सकता है लेकिन कार्डानो की प्राइस जो है वो ऊपर लाजमी जाएगी। मैंने खुद $1.92 पे ऑलमोस्ट $2500 बाय किया हुआ है। और नीचे मैंने $1.50 पे 2500 का ऑर्डर लगाया हुआ है दोबारा। आप भी चाहें तो आप $1.48, $1.50, $1.47 के ऊपर आप बाय ऑर्डर लगा दें। अगर तो कार्डानो की प्राइस नीचे और ड्रॉप करती है तो नीचे से आपका बाइंग ऑर्डर हिट हो जाएगा और उसके बाद आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है? अब लास्ट में जो सबसे आज की वीडियो में मैं जो प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करूँगा, उसका नाम है जी सीडीफाई.com। सीडीफाई, अगर आप मेरे चैनल पे जाएँ, तो इनके इनके प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने 5 वीडियोज़ बनाई हैं। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाएँ, प्लेलिस्ट पे यहाँ सीडीफाई लॉन्चपैड के नाम का आपको प्लेलिस्ट नज़र आएगी। उसपे 5 वीडियोज़ है मेरे दोस्तों भाइयों। इसकी इस वक़्त प्राइस जो आपको नज़र आ रही है वो है $12। जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, मेरा ख़्याल है पहली वीडियो मैंने 2 माह पहले अपलोड की थी। जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, इसकी प्राइस थी सिर्फ़ $3। $3 इसकी प्राइस थी, तो मैंने $3000 इसमें इन्वेस्टमेंट की। मैंने इनके 1000 टोकन बाय किए। अब मेरे दोस्तों भाइयों, इसकी प्राइस जो है एकदम शूट की। शूट क्यों क्यों की? क्योंकि इन्होंने, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएँ, इन्होंने रिसेंटली, मेरा ख़्याल है 2-3 हफ्ते पहले, अपने स्टेकिंग और फार्मिंग का जो है वो एक ऑप्शन दी कि आप सीडीफाई के टोकन को, एस फंड को बाय करें और उसको स्टे कर लें। और अगर आप फार्मिंग भी करना चाहें बीएनबी के साथ, यानी बीएनबी फॉर एग्ज़ाम्पल $1000 का बीएनबी ले, $1000 का एस फंड ले और उसको दोनों को अगर आप पूल पे लगा दें, तो इस तरह आप एस फंड जो है वो फार्म कर सकते हैं और अच्छी खासी फार्मिंग जो है एपीवाई अच्छा खासा दे रहा है ये। इस वजह से स्टेकिंग और फार्मिंग की वजह से इसकी प्राइस को बूम आया।
मेरी गुल्ला थी चूँकि मैंने $3000 पे इन्वेस्टमेंट की थी, तो वो होगी $11,000। जब $11,000 पे हो गई तो मैंने सारा फंड जो है वो सेल आउट कर दिए और मुझे लग रहा था कि इसका कोई ना कोई चूँकि जिस जगह पे चलेगी है, इसकी लास्ट वीक थोड़ी बहुत करेक्शन होगी। तो इसकी करेक्शन हुई। अगर आप इसकी चार्ट पे जाके देखें, ये मैं आपको भी चार्ट दिखाता हूँ। इसकी करेक्शन हुई तो जैसे ही ये $60 पहले साढ़े $8 पे आया तो फिर मैंने बाय किया, को $5,000 का दोबारा फिर बाय कर लिया। फिर जब इसकी प्राइस मज़ीद नीचे गई $7.5 पे, तो मैंने फिर 1000 जो है, जो मैंने कैश आउट कराया था 11,000, अब मैंने फिर दोबारा बाय कर लिया। तो ऑलमोस्ट अभी फिर इसकी प्राइस जो है वो $12,000 पे चली गई है। लेकिन मेरे से एक छोटी-सी गलती हुई है, आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर आप इस तरह का काम करें तो बी वेरी केयरफुल। मैंने ये स्टेकिंग में देख रहा था, मैंने यहाँ पे ये लॉक स्टेकिंग है। तो मुझे नहीं था, मैंने ऊपर नहीं था पढ़ा कि ये स्टेकिंग जो है वो लॉक स्टेकिंग है। मैंने यहाँ पे जितना मेरे पास 1000 एस फंड पड़े हुए थे वो मैंने 60 60 दिनों के लिए यानी 2 माह के लिए यहाँ पे स्टेक कर दिए। और बाद में जब मैंने देखा कि यार ये तो मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसमें तो इसी तरह प्रॉफ़िट जो है वो जैसे प्राइस ऊपर जाए 2, 4, $5 तो इसको कैश आउट करवा लें। तो उसकी बजाय आप 60 दिनों के लिए, अगर तो मेरी गुड लक है 2 महीने में ये प्रोजेक्ट मज़ीद इसकी प्राइस एप्रिशिएट होती है, तो मुझे अच्छा खासा गेन मिल सकता है। अगर नीचे चले जाती है तो मैं समझूँगा वैसे मुझे एस फंड्स तो मिलेंगे जो 5% जो पर एनम मुझे उसके हिसाब से जितने मिलने हैं, लेकिन प्राइस डाउन होने की वजह से मुझे उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। अगर आपने इस प्रोजेक्ट पे आप समझते हैं कि इसमें कोई जान है, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ज़रूर। मैं तो ये समझता हूँ। ये है क्या? मैं ये आपको बताना भूल ही गया। एस फंड एक गेमिंग लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड क्या होता है कि जब कभी भी नए-नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने होते हैं, तो वो अपनी फंड रेज़िंग करते हैं। तो फंड रेज़िंग के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के लॉन्च पैड जो होते हैं, वो बायनांस ने भी अपना वैसे जो बायनांस स्मार्ट चेन के ऊपर लॉन्च होने वाले क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, उनके लिए लॉन्च पैड स्टार्ट कर रहे हैं वो। और इसी तरह का ये गेमिंग प्रोजेक्ट, तो जितने गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो जब लॉन्च होने लगते हैं तो वो सीडीफाई की तरह लॉन्च पैड्स पे अपनी फंड रेजिंग करते हैं। सीडीफाई ही पॉपुलर नहीं है, इसके अलावा गेमीफाई भी है। आप गेमीफाई को भी स्टडी कर सकते हैं।